किसी भी देश का संविधान पता है सिर्फ नियमों की एक किताब नहीं होता। ये असल में समाज का वो आईना है, वो खाका है जो अक्सर बहुत मुश्किलों और संघर्षों के बाद बनता है। आज हम ऐसे ही दो देशों की कहानियों को समझेंगे, एक दक्षिण अफ्रीका और दूसरा हमारा भारत। हमारी पहली कहानी के हीरो हैं नेल्सन मंडेला, और ये उन्हीं के शब्द हैं। वो एक ऐसे समाज का सपना देखते थे जहां हर कोई बिना किसी भेदभाव के मिलजुल कर रहे, सबको बराबर मौके मिले। और जानते हैं, यही वो आदर्श था जिसने एक पूरे देश की किस्मत बदल दी। देखिए, किसी भी समाधान को समझने से पहले समस्या की गहराई को समझना जरूरी होता है ना? रंग भेद के जमाने का ये साइन बोर्ड देखिए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये उस भयानक सच्चाई का सबूत है जिसका सामना दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने सालों तक किया। दक्षिण अफ्रीका में इस क्रूर सिस्टम को रंग भेद या अपार्थाइड के नाम से जाना जाता था। ये एक ऐसी सरकारी व्यवस्था थी जिसने नस्ल के आधार पर देश को, लोगों को बेरहमी से बांट दिया था। तो ये रंग भेद आखिर था क्या? ये नस्ल के आधार पर भेदभाव करने वाला एक सिस्टम था जो खास तौर पर दक्षिण अफ्रीका में ही चलाया गया। और ये कोई सामाजिक बुराई नहीं थी, बल्कि इसे सरकार ने ही एक क्रूर कानून बनाकर अपने लोगों पर थोप दिया था। और ये रंगभेद सिर्फ कागजों पर नहीं था, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद कड़वा सच था। सोचिए, हर जगह बंटवारा था। बसें अलग, अस्पताल अलग, स्कूल अलग, यहाँ तक कि पब्लिक टॉयलेट भी अलग थे। जो अश्वेत थे उन्हें न तो वोट देने का हक था और ना ही जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की आज़ादी। तो सवाल ये है कि इतने अंधेरे से भरे माहौल से एक इंद्रधनुषी राष्ट्र का जन्म हुआ कैसे? ये सफर था संघर्ष से संविधान तक का, एक बहुत लंबी लेकिन प्रेरणा देने वाली कहानी। ये टाइमलाइन दशकों के संघर्ष को बयां करती है। 1964 में नेल्सन मंडेला को अपनी आवाज उठाने की सजा मिली, आजीवन कारावास। लेकिन 28 साल जेल में रहने के बाद भी उनका हौसला नहीं टूटा। 1990 में जब वो रिहा हुए तो वो एक नई सुबह की उम्मीद लेकर आए। और फिर 1994 में आखिरकार दक्षिण अफ्रीका ने आज़ादी से अपनी पहली लोकतांत्रिक सरकार चुनी। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जो लोग इतने सालों से एक दूसरे के दुश्मन थे, एक जुल्म करने वाला और दूसरा जुल्म सहने वाला, वो एक नए देश में बराबरी से साथ रहने के लिए राजी कैसे हुए होंगे? इसका जवाब था भरोसा, एक दूसरे पर भरोसा करना। लेकिन ये बहुत मुश्किल था, क्योंकि दोनों तरफ डर था। जो बहुसंख्यक अश्वेत थे, उन्हें डर था कि कहीं उनके बहुमत के शासन के अधिकार से कोई समझौता न हो जाए। वहीं जो अल्पसंख्यक गोरे थे, उन्हें डर था कि कहीं उनकी संपत्ति और उनके अधिकार छीन न लिए जाएं। और इसी डर के माहौल में नेल्सन मंडेला के शब्दों ने एक नई नींव रखी। उन्होंने कहा कि उनका लोकतंत्र इंसानों की अच्छाई पर भरोसा करने का नाम है। ये एक ऐसी नींव थी जो बदले की भावना पर नहीं, बल्कि माफी और विश्वास पर टिकी थी। तो दक्षिण अफ्रीका की कहानी से थोड़ा हटकर अब एक बड़े सवाल पर आते हैं। आखिर किसी भी देश को एक संविधान की जरूरत होती ही क्यों है? क्या है वो सिद्धांत जो हर संविधान पर लागू होते हैं? आसान भाषा में कहें तो संविधान नियमों की एक ऐसी किताब है जिसे उस देश में रहने वाले सभी लोग मानते हैं। ये देश का सबसे बड़ा कानून होता है जो ये तय करता है कि नागरिकों के अधिकार क्या होंगे, सरकार की शक्तियां क्या होंगी और देश चलेगा कैसे। तो देखिए, किसी भी देश का संविधान मोटे तौर पर 4 जरूरी काम करता है। पहला, ये अलग अलग तरह के लोगों में एक साथ रहने का भरोसा पैदा करता है। दूसरा, ये तय करता है कि सरकार बनेगी कैसे और चलेगी कैसे। तीसरा, ये सरकार को असीमित ताकत देने से रोकता है ताकि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। और चौथा, ये उन सपनों और उम्मीदों को आवाज देता है जो सब मिलकर एक अच्छे समाज के लिए देखते हैं। इन्हीं सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अब हम अपनी कहानी के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, आधुनिक भारत का निर्माण और उसके सामने खड़ी जबरदस्त चुनौतियां। बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका की तरह ही भारत का संविधान भी बहुत मुश्किल हालात में बना था। भारत जैसा देश जहां इतनी ज्यादा विविधता हो, उसके लिए एक संविधान बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। चुनौतियां कितनी बड़ी थीं, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। देश ने धर्म के नाम पर हुए बंटवारे का दर्द झेला, जिसमें 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की जानें गईं।
इसके अलावा 500 से ज्यादा छोटी बड़ी रियासतें थीं जिन्हें एक देश के झंडे के नीचे लाना एक पहाड़ जैसा काम था। तो सवाल ये है कि इतनी सारी मुश्किलों के बीच देश को जोड़ने वाला ये खाका, ये ब्लूप्रिंट तैयार कैसे किया गया? चलिए सफर और इसके पीछे के लोगों को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये काम किसी एक इंसान ने नहीं किया था। इसके लिए जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की एक सभा बनाई गई, जिसे संविधान सभा कहा गया। इसमें 299 सदस्य थे जो भारत के अलग अलग कोनों से, अलग अलग समुदायों से आए थे। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर ने उस वक्त एक बहुत गहरी बात कही थी। वो जानते थे कि सिर्फ कानून बनाकर राजनीतिक बराबरी दे देना काफी नहीं है। असली चुनौती तो समाज और अर्थव्यवस्था में मौजूद गहरी असमानताओं को दूर करने की होगी। अब हम संविधान के उस हिस्से पर आते हैं जिसे उसकी आत्मा कहा जाता है, यानी कि प्रस्तावना। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये पूरे संविधान का सार है, उसका दर्शन है। हालांकि महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उनका ये सपना संविधान बनाने वालों के लिए एक रोशनी की तरह था। एक ऐसा भारत बनाना जहां सबसे गरीब इंसान भी सीना चौड़ा करके कह सके कि हाँ, ये मेरा देश है। प्रस्तावना की शुरुआत ही इन 3 जबरदस्त शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। ये शब्द इस बात पर मोहर लगाते हैं कि इस संविधान को किसी राजा या किसी बाहरी ताकत ने नहीं थोपा, बल्कि इसे खुद भारत के लोगों ने बनाया है, अपनाया है और खुद को दिया है। और ये वादा 4 मजबूत स्तंभों पर टिका है। पहला, न्याय, हर नागरिक के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दूसरा, स्वतंत्रता, सोचने की, बोलने की, अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी। तीसरा, समता, यानी कानून की नज़र में सब बराबर, सबको बराबर मौके। और चौथा, बंधुता, यानी ऐसा भाईचारा जो हर इंसान की गरिमा और देश की एकता को बनाए रखे। यही वो मूल्य थे जिनके लिए हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी। तो अंत में सवाल हम सबसे है, संविधान कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है, ये एक जिंदा वादा है। और इस वादे को जिंदा रखने की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं, बल्कि हम सब की है, हम भारत के लोगों की। अब सोचने वाली बात यह है कि हम सब मिलकर इस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं।